अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से याद कर लिया होगा। आज बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 8A है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ को स्टडी करेंगे। हमारे आज के टॉपिक्स हैं साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स. Microtubules are made of tubulin protein and are used by cell to hold their shape. They are also the major component of cilia and flagella. Microfilaments are thinner and made of actin protein. They help cells to change their shapes. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो स्केलेटन होता है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट, स्ट्रेंथ और शेप प्रोवाइड करता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो सेल का साइटोस्केलेटन होता है, यानी ये जो एक सेलुलर स्ट्रक्चर है जिसका नाम साइटोस्केलेटन रखा गया है, ये सेल को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसकी शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। अब साइटोस्केलेटन जो है वो दो चीज़ों का नेटवर्क है। पहली चीज़ है माइक्रोट्यूब्यूल और दूसरी है माइक्रोफिलामेंट। जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी है और ये क्या करती है, ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो आपके सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है। जबकि माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें तो माइक्रोफिलामेंट्स आपकी एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये प्रोटीन के नेम्स हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन और एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन से मिलकर माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो बने होते हैं और ये जो है आपकी सेल की शेप जब चेंज होनी होती है तो उसमें हेल्प करते हैं। इनके शेप चेंज करने में हेल्प करने की वजह ये है क्योंकि ये थिनर हैं, आप लिखा देख सकते हैं, और ये थिनर होने की वजह से और इलास्टिक होने की वजह से सेल को जो है वो शेप चेंज करने में हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल ऑर्गेनेल्स। अब तक हम लोगों ने जो पहले 4 टॉपिक्स पढ़े थे 4th चैप्टर में वो थे सेलुलर स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन सेल दैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शन. दे आर अबाउट अ डजन टाइप ऑफ ऑर्गेनेल कॉमनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल. वी विल गो थ्रू द बेसिक फैक्ट अबाउट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स। तो जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ऑर्गेनेल्स जो हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स जब असेंबल होते हैं तो ऑर्गेनेल्स बनाते हैं सेल में। लेकिन मैंने आपको साथ साथ एक चीज़ ये बताई थी कि ऑर्गेनेल की हमेशा निशानी ये होगी कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा। अगर तो वो बायोमोलिक्यूल्स जब असेंबल हुए, जो चीज़ बनी, अगर तो वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो हम उसको ऑर्गेनेल का नाम देंगे, अदरवाइज़ वो ऑर्गेनेल नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला ऑर्गेनल है न्यूक्लियस। अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल. इन एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, while in mature plant cell due to formation of large central vacuole it is pushed to side. तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास ऑर्गेनल्स में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो सेल का बिल्कुल सेंटर होता है और एनिमल सेल में ये बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। आप इसको कंट्रोल सेंटर भी कह सकते हैं सेल का। ये एनिमल सेल में बिल्कुल सेंटर में मौजूद होगा। जबकि अगर प्लांट सेल की बात करें तो क्योंकि प्लांट सेल्स में एक वैक्यूल ऑर्गेनल होता है, यानी एक ऑर्गेनल का नाम है वैक्यूल, जो कि इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो न्यूक्लियस है वो साइड पर पुश हो जाता है, जिसे पुश कर दिया जाता है, धकेल दिया जाता है। न्यूक्लियस इज bounded by a double membrane known as nuclear envelope. Nuclear envelope contain many small pores that enable it to act as a semi-permeable membrane. Inside nuclear envelope, a granular fluid nucleoplasm is present. Nucleoplasm contain 1 or 2 nuclei and chromosomes. तो सबसे पहले यहाँ पे अब हम न्यूक्लियस का जो है वो स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है। कि न्यूक्लियस सबसे पहले एक न्यूक्लियर इन्वेलप के जो है, न्यूक्लियर इन्वेलप से जो है वो घिरा होता है, यानी ये एक झिल्ली नुमा चीज़ होती है जिसे आप सिंपली मेम्ब्रेन कह सकते हैं। जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, बिल्कुल इसी तरीके से न्यूक्लियस के गिर्द भी जो है वो एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। फिर उसमें ये चीज़ बताई जा रही है कि न्यूक्लियर इन्वेलप में मुख्तलिफ जो हैं वो सुराख मौजूद होंगे और इन सुराख का मकसद ये है कि ये सेमी परमिएबल हो सके। सेमी परमिएबल का मतलब कि ये कुछ चीज़ों को जो ज़रूरी हैं उनको अंदर आना अलाउ कर सके और जो अंदर से जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको बाहर भेज सके। और सेमी परमिएबल से मुराद कि सिर्फ उन चीज़ों को अलाउ करे जो कि ज़रूरी हैं, जबकि गैर ज़रूरी चीज़ों को अंदर जाने से रोक ले।
इसके बाद इन्होंने बताया कि जैसे ही हम न्यूक्लियर इन्वेलप से अंदर की साइड पर मूव करते हैं तो इसमें एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे नाम दिया गया न्यूक्लियोप्लाज्म का। आपने जैसे सेल में देखा था कि सेल मेम्ब्रेन से जब हम अंदर मूव किए थे तो हमने उसे साइटोप्लाज्म का नाम दिया था फ्लूइड को, और यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जब मूव कर रहे हैं तो उसको न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर अपने अंदर रखता है। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर क्या है वो हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे इससे मुराद ग्रैनुलर स्ट्रक्चर से मुराद दानेदार स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा हम न्यूक्लियोप्लाज्म में देखते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलाई भी मौजूद होता है, एक या दो या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, और साथ साथ क्रोमोसोम्स भी मौजूद होते हैं। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं वो स्टडी करते हैं। न्यूक्लियोलस इज़ अ डार्क स्पॉट एंड इट इज़ द साइट वेयर राइबोसोमल आरएनए आर फॉर्म्ड एंड असेंबल्ड एज राइबोसोम। तो न्यूक्लियस का जो सेंटर है हम उसको न्यूक्लियोलस कहेंगे। तो सबसे पहले सेल है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो आपको सबसे आउटर बाउंड्री में नज़र आ रहा है ये हमारे पास पिंक कलर का, जो लाइट पिंक कलर का है वो है न्यूक्लियस। इसके बाद इसमें आएगा न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप में होंगे न्यूक्लियर पोर्स। इसके बाद आएगा न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि एक लिक्विड है, और फिर इस न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में क्या चीज़ मौजूद होगी, न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस का काम हमने यहाँ पे पढ़ा कि इस न्यूक्लियोलस का काम है कि यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए तैयार होते हैं ये, और फिर इसके बाद राइबोसोमल आरएनए इकट्ठे होके राइबोसोम्स बन जाते हैं। राइबोसोम्स क्या चीज़ है वो हम आगे आज के लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वाइल ड्यूरिंग इंटरफेस और ऑफ सेल दे आर इन द फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमाटिन। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो ये जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है ये सिर्फ और सिर्फ तब सेल के दरमियान या मौजूद दिखाई देते हैं हमें जब सेल जो है वो डिवीजन करने लगे। डिवीजन से मुराद कि 1 से 2 में और 2 से मज़ीद 4 और 4 से फर्दर ऑन जो है वो 16 में जब डिवीजन होती है, एट दैट टाइम जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपीयर होते हैं, वो नज़र आते हैं, क्योंकि इनका काम जो है वो डिवीजन में होता है। और जब डिवीजन नहीं हो रही होती तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा स्ट्रक्चर जो है बना के उसी न्यूक्लियस के दरमियान पड़े होते हैं, लेकिन तब वो इतने प्रोमिनेंट नहीं होते। डिवीजन में जो है वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। और ये क्रोमोसोम किससे मिलकर बने हैं, डीएनए और प्रोटीन से। द प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, देयर क्रोमोसोम इज मेड ऑफ डीएनए एंड इज सबमर्ज इन साइटोप्लाज्म। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो उसमें जो है वो न्यूक्लियस जो है वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, और उसकी वजह यही है कि इनके गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद नहीं होती या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, और इस वजह से वो जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म में मर्ज हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि हमारे जो ऑर्गेनल्स हैं उनके लिए शर्त है हमारी कि उनके गिर्द जो है वो एक मेम्ब्रेन ज़रूर मौजूद हो। अब आते हैं राइबोसोम्स जो हमने अभी जिक्र किया। राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दैट आर आइदर फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और आर बाउंडेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोम एक दानेदार स्ट्रक्चर है जो कि हमने अभी न्यूक्लियोप्लाज्म में पढ़ा था कि न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है वो दानेदार स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, और फिर हमने राइबोसोम के मुतालिक पढ़ा कि ये न्यूक्लियोलस में तैयार होते हैं। ये या तो साइटोप्लाज्म में, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहे होंगे, और अगर ये फ्रीली फ्लोट नहीं कर रहे तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक और ऑर्गेनल है उसके ऊपर जो है वो स्टिक हुए होते हैं, चिपके होते हैं। ये जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, ये प्रोटीन से बने होंगे या राइबोसोमल आरएनए से बने होंगे, और राइबोसोमल आरएनए कहाँ पे मौजूद होता है, न्यूक्लियोलस में। Ribosomes are not bound by membrane and so are also found in prokaryotes. Eukaryotic ribosomes are slightly larger than prokaryotic ones. अब राइबोसोम्स के गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, और यही वजह है कि राइबोसोम्स जो यूकैरियोट में पाए जाते हैं उनका साइज़ अल्लाह ताला ने इसलिए बड़ा रखा है। जबकि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनमें क्योंकि राइबोसोम्स में उधर भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, लेकिन उनके गिर्द उनका साइज़ भी उधर छोटा रहता है, और इस वजह से वो भी ऐसा लगता है कि साइटोप्लाज्म में मर्ज हुए में। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू सेल्स एंड सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू आउट सेल। व्हेन अ राइबोसोम इज नॉट वर्किंग इट डिसअसेंबल्स इनटू 2 स्मॉलर यूनिट। राइबोसोम हमारे सेल के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसकी वजह यह है कि ये प्रोटीन को बनाते हैं, और हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है हमारी बॉडी में मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं
हैं जिनको पूरा करने के लिए प्रोटीन्स की जो है वो ज़रूरत रहती है। जब ये काम कर रहे होंगे राइबोसोम्स तो ये इकट्ठे होके रहेंगे, और जैसे ही इनका काम ख़त्म हो जाएगा तो हर एक राइबोसोम अपने दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, दो स्मॉलर यूनिट में तकसीम हो जाएगा, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया, एक लार्जर सब यूनिट और दूसरा स्मॉलर सब यूनिट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन यूकैरियोट। दीज आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड आर द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस कहते हैं, यानी ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं, और इधर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, यानी कि एक ऐसा अमल जिससे हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में एनर्जी निकाल सकें, हम ऐसे अमल को एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देंगे। और यही वजह है कि यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो ऐसे टाइम पे जो है वो हमारे पास एनर्जी जो है वो इजीली ड्राइव होती है, और फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है उस एनर्जी को मुख्तलिफ हिस्सों में सेल के तकसीम करवा देता है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रियन इज स्मूथ बट इन द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म मैनी इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी। जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की, वो स्मूथ होती है और उसने अच्छे से माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द जो है उसको लपेटा होता है। जबकि हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो वो मुख्तलिफ इन फोल्डिंग्स बना देती है, अंदर की तरफ जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, जिसे हम नाम देते हैं क्रिस्टी का। This serves to increase the surface area of inner membrane on which membrane bounded reactions can take place। और इसकी वजह क्या है इकट्ठे होने की, कि इकट्ठे होने की वजह से ज़्यादा मेम्ब्रेन जो है वो आ सकती है। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर आप कोई कपड़ा लेते हैं जिसे आप खोल के फैला के जो है वो अपनी कबर्ड में रखने की कोशिश करते हैं, और बिल्कुल इसके बरक्स आप अगर वही कपड़ा तय करके और रखने की कोशिश करते हैं तो आप तय किया कपड़ा जो है वो ज़्यादा कबर्ड में रख सकते हैं निस्बतन एक खुले हुए कपड़े के। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं तो इसकी मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग्स बना लेती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर आ सके, और इस तरीके से साइट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, यानी रिएक्शन के लिए जगह ज़्यादा मैसर आती है और रिएक्शन जो है वो ईजीली कैरी आउट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए and ribosome. The ribosomes of mitochondria are more similar to bacterial ribosome than to eukaryotic ribosome. माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है और अपना ही राइबोसोम होता है ताकि वो एनर्जी जो है वो इजीली डिराइव कर सकें। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम से मिलते जुलते होते हैं कंपैरेटिवली यूकैरियोट के राइबोसोम से। अब ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स क्या है हम ये भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको एक मेजर डिफरेंस बताया था कि प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट ना हो, जबकि यूकैरियोट्स ऐसे जानदार होते हैं या ऐसे सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट मौजूद होता है। इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हैं जो हमने आगे इसी चैप्टर में स्टडी करने हैं। तो हमने ये चीज़ पढ़ी कि इसमें जो फोल्डिंग्स होती हैं इस पे इनर मेम्ब्रेन की जो इन फोल्डिंग्स होती हैं इस पे रिएक्शन होता है, और इन फोल्डिंग्स की वजह ये है ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया आ सके और रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कैरी आउट इस मेम्ब्रेन पर, इनर मेम्ब्रेन पर किया जा सके। और फिर इनका डीएनए राइबोसोम अपना होता है ताकि ये एनर्जी खुद इजीली डिराइव कर सकें, और इनके राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट से ज़्यादा सिमिलर होते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल दैट ओनली अकर इन द सेल ऑफ प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। अब यहाँ पर बात आती है प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स का काम सिर्फ और सिर्फ ऐसे जानदारों में है जो कि अपना खाना जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद तैयार करते हैं, यानी कि ग्लूकोज वगैरह खुद बनाते हैं, और कुछ ऐसे प्रोटिस्ट जो कि अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे एल्गी वगैरह। प्लास्टिड्स की 3 तरह की टाइप्स होती हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। तो आइए सबसे पहले स्टडी करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, जिसका नाम आप लोग आई थिंक पहले भी स्टडी कर चुके हैं। Chloroplast is also bound by a double membrane. The outer membrane is smooth while the inner membrane gives rise to sacs called thylakoid. The stack of thylakoid is called granum. तो यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि क्लोरोप्लास्ट भी जो है वो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड हुआ होता है, जबकि इसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और पूरे स्ट्रक्चर को जो है उसने लपेटा होता है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ सैक्स बनाना शुरू कर देती है, जिसे हमने थाइलाकाइड का नाम दिया है।
ये थाइलाकाइड्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे होना शुरू करते हैं, स्टैक बना देते हैं, ढेरी बना देते हैं, और हम इस ढेरी को जो है वो ग्रैनम का नाम देते हैं। और सिंगल अगर एक ढेरी होगी तो हम उसे ग्रैना कहेंगे। यहाँ पे गिव राइज टू सैक्स है, ये सैक्स का मतलब थैली नुमा स्ट्रक्चर्स हैं, और फिर ये थैली नुमा स्ट्रक्चर्स एक से एक के ऊपर जो हैं वो रखना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम स्टैक का नाम देते हैं, और उस स्टैक ऑफ थैलाकॉइड को हमने ग्रैनम कंसीडर किया। ग्रैना फ्लोट इन द इनर फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट डेट इज स्ट्रोमा। ये जो ग्रैना है या ये जो ग्रैनम है ये क्लोरोप्लास्ट के फ्लूइड में मौजूद होते हैं, यानी उसमें भी एक लिक्विड मौजूद होगा, जिसे हमने लिक्विड को नाम क्या दी है, स्ट्रोमा का। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोट्स। They contain chlorophyll, the green pigment necessary for photosynthesis, and associated pigment. These pigments are present in the thylakoids of grana. तो क्लोरोफिल का अब काम क्या है कि मैंने अभी आपको बताया है कि ऐसे प्लांट्स में, ऐसे जानदारों में मौजूद होंगे जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इनका काम क्या है कि ये खुद ग्रीन कलर में होंगे, ज़्यादातर मेजरली इनका कलर जो है वो ग्रीन होगा, और ये एनर्जी को ट्रैप करने में हेल्पफुल होंगे ताकि जो है उस पर मुख्तलिफ रिएक्शंस कैरी आउट करके खाना जो है वो तैयार किया जा सके। मिसाल के तौर पे फोटोसिंथेसिस प्लांट में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल कर कर सनलाइट की मौजूदगी में सनलाइट जो ट्रैप की जाती है वो क्लोरोफिल के थ्रू की जाती है प्लांट्स में, और फिर ये रिएक्शन होता है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो ग्लूकोज बनता है। तो क्लोरोफिल का काम जो है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है और इसका काम जो है वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करवाना है डिफरेंट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड्स ऑफ ग्रैना। और ये जो पिगमेंट है, ये जो ग्रीन कलर है, ये क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड में मौजूद होता है। The second type of plastid in plant cells are chromoplasts. They contain pigment associated with bright color and are present in the cell of flower, petal and fruit. Their function is to give color to these part and thus help in pollination and dispersal of fruit. जो दूसरा हिस्सा है हमारे पास, ये दूसरी टाइप है प्लास्टिड्स की, वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब क्रोम का वर्ड निकला है कलर से, तो ऐसे प्लास्टिड्स जो मुख्तलिफ कलर रखते होंगे हम उनको क्रोमोप्लास्ट का नाम देंगे, और ये उस प्लांट के उस हिस्से में मौजूद होंगे जहाँ जहाँ कलर्स मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पे पेटल्स की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, फूल की पत्तियाँ जो होती हैं उनमें कलर होता है, फ्रूट्स में कलर होता है, तो ये कलर किसकी वजह से मौजूद होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ये क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट चीज़ों को कलर देता है प्लांट में, और इसका मकसद, कलर का मकसद प्लांट में ये है ताकि प्लांट जो है वो पॉलिनेशन कर सके, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके। लास्ट पार्ट है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड। दे आर कलरलेस एंड स्टोर स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स। दे आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ दोज पार्ट वेयर फूड इज स्टोर्ड। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, इन पे कोई कलर नहीं होता, इनका काम जो है वो फूड को स्टोर करके रखना है, मिसाल के तौर पे स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड वगैरह, और ये प्लांट के उस स्ट्रक्चर में मौजूद होंगे, उस पार्ट में मौजूद होंगे जहाँ पे खाना वगैरह स्टोर किया जाता है। दरअसल यही खाना जो है वो, या ये जो लिपिड, स्टार्च और प्रोटीन्स हैं, ये दरअसल ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ही स्टोर हो रहा होता है ऐसे एरियाज़ में। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले अब स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिया गया, आप देख सकते हैं कि दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन ने जो है वो सैक्स को बनाया हुआ है, और ये सैक्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं, तो हमने उन्हें स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड का नाम दिया, जिसे हमने इकट्ठे करके उस थाइलाकॉइड को, एक पूरे को ग्रैनम का नाम दे दिया। और ये ग्रैनम जो है वो एक फ्लूइड में मौजूद है जिसने हमने स्ट्रोमा का नाम दिया है। इसके बाद हमारे पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर एनवेलप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा नेटवर्क है जो कि सेल मेम्ब्रेन से शुरू होकर न्यूक्लियर इनवेलप तक जो है वो कंटिन्यू रहता है। द नेटवर्क एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, और इस नेटवर्क जो है वो दो तरह के होते हैं हमारे पास। पहला है हमारे पास नेटवर्क रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Rough endoplasmic reticulum is so named because of its rough appearance due to numerous ribosomes that are attached to it. Due to presence of ribosome, RER serve as a function in protein synthesis. तो हमने अभी पढ़ा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर न्यूक्लियर इनवेलप तक जो है वो कंटिन्यू करता है। ये नेटवर्क है चैनल्स का,
और दो तरह की टाइप्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसकी अपीयरेंस जो है, यानी ये ज़ाहिरी तौर पर जो है वो रफ होता है, और ये रफ होने की वजह क्या है कि इस पर राइबोसोम्स अटैच हुए होते हैं, जो हमने राइबोसोम्स में भी पढ़ा था। तो इस पर राइबोसोम्स अटैच होने की वजह से, क्योंकि वो ग्रैनुलर दानेदार स्ट्रक्चर है, तो वो इसकी अपीयरेंस को जो है वो रफ बना देते हैं। और फिर हमने राइबोसोम्स में ये चीज़ भी पढ़ी थी कि राइबोसोम्स का फंक्शन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी राइबोसोम्स मौजूद होंगे, तो दरअसल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में किरदार अदा करेगी। इसके बाद आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स राइबोसोम्स एंड इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अदर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते, यही वजह है कि ये स्मूथ होती है। और इसके अलावा ये चीज़ बताई गई कि ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में रोल अदा करती हैं। मतलब कि लिपिड से जो है वो एनर्जी किस तरह हासिल करनी है, लिपिड फैट्स वगैरह यानी चर्बी वगैरह से, जो ऑयल वगैरह से एनर्जी हासिल करनी है, वो इनके ऊपर जो है वो रिएक्शन होते हैं। इसके अलावा इनका एक और काम ये है कि ये सेल में एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो ट्रांसफ़र भी करती हैं मटेरियल्स को। इट आल्सो डिटॉक्सिफाइज द हार्मफुल केमिकल दैट हैव एंटर सेल। और ये ऐसे केमिकल्स जो कि सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे सेल को जो है वो डिटॉक्सिफाई भी करती हैं, मतलब उनकी टॉक्सिसिटी, उनका जो जहरीला मादा है उसको भी ख़त्म करती हैं, और अगर ख़त्म नहीं कर सकती तो फिर उनको सेल से निकाल कर बाहर रख देती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गोल्जी अपरेटस। एन इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी डिस्कवर्ड अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स सिस्टर्ने इन सेल। ये कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लैटेंड चपटी हुई थैलियों का जो है वो एक हिस्सा जो है वो डिस्कवर किया, जिन्हें उन्होंने सिस्टर्ने का नाम दिया। इन दिस सेट मैनी सिस्टर्ने आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर। द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्ने इज कॉल्ड गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और ये सिस्टर्ने भी एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुई हुई थी, यानी इन्होंने भी एक ढेरी बनाई हुई थी, और इस पूरे एक ढेर को जो है वो गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। इट मॉडिफाइज मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम रफ ER एंड पैक देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों में मौजूद होते हैं, और इसका काम क्या है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले केमिकल्स को, प्रोटीन्स को और उनसे बनने वाले डिफरेंट मटेरियल्स को, अमाइनो एसिड्स को पैकिंग करते हैं, और उनको पैकिंग करके जब वो चीज़ आगे फॉरवर्ड करते हैं तो वो पैक हुआ हुआ मटेरियल जो है वो क्या कहलाता है, गोल्जी वेसिकल कहलाता है, या वो जो पैकिंग है उसको हम गोल्जी वेसिकल कहते हैं। दीज सैक्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस लोकेशन इन सेल और इट्स एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशन। और फिर वही चीज़ कि ये जो हमारे पास गोल्जी वेसिकल्स बने हैं, ये हमारे विदिन अ सेल भी ट्रैवल करते हैं एक पार्ट से दूसरे तक जहाँ पे उनकी ज़रूरत है, और फिर अगर उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है तो वो सेल से बाहर भी जो है वो ट्रैवल करवा दिए जाते हैं।